हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना एंड सिंसेरिटी प्लस डेडिकेशन के साथ में अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में आप सब लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में 13 अगस्त 2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए, साथ ही साथ जितने भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, चाहे एसएससी के पेपर हों, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम्स हों, चाहे स्टेट पीएससी के पेपर हों या और भी कोई दूसरे एग्जामिनेशन जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए भी 13 अगस्त 2025 की क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर यहाँ से सवाल पूछे गए तो एमसीक्यूज कैसे बनाए जा सकते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ये भी हमारे डिस्कशन का हिस्सा आज के सेशन में रहने वाला है। काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। तो इसी नोट पे अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। तो पहले समाचार में हाई कोर्ट के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट निर्णय दिया गया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाई कोर्ट ने, इनफैक्ट बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें ये कहा गया है कि आधार हो गया या वोटर आईडी हो गई, किसी व्यक्ति के पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो इससे ये प्रूफ नहीं हो जाता कि वो भारत का नागरिक है, ये इंडिया की सिटीजनशिप के प्रूफ नहीं है। अब ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है कि भाई आपके पास आधार कार्ड भी है, आपके पास वोटर आईडी भी है, तो इसके बेसिस पर तो अब यही माना जाएगा ना कि आप भारत के नागरिक हो, तभी आपके पास में दोनों डॉक्यूमेंट्स आए हैं। अब उस पर हाईकोर्ट का ऐसा निर्णय आना कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि भले ही आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं बट उससे भी ये कोई एक पत्थर की लकीर नहीं हो जाती है, सिद्ध नहीं हो जाता कि आप भारत के नागरिक हैं। तो ये निर्णय अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन बन जाता है, समाचार में बना हुआ है। और जिस तरीके से घुसपैठियों की समस्या भारत में चल रही है उसको डील करने में कहीं ना कहीं ये हाई कोर्ट का डिसीजन एक लीगल बैकिंग या फिर एक लीगल बैकबोन के तौर पर काम करेगा। जब इलीगल जितने भी हमारे देश में एलियंस आ गए हैं उनको निकाला जाएगा या इस तरीके के लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो न्यूज़ यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है एक केस में। केस क्या था मैं वो भी आपको बताऊंगा, मगर फिलहाल निर्णय की बात करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह बोला है कि भारत में नेशनैलिटी कोई के किसी भी प्रश्न के ऊपर अगर आपको फाइनल डिसीजन लेना है, अगर आपके सामने ये प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है, क्या वो इंडियन है या नहीं है, इस बारे में जो अंतिम निर्णय लिया जाएगा वो लिया जाएगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। नागरिकता कानून 1955 जो है वो आपका मेन और कंट्रोलिंग लॉ है अगर नागरिकता से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है उसके बारे में डिसाइड करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस बात को। क्या बोला गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि आपके पास आधार कार्ड है, अच्छी बात है, वोटर आईडी है, अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये बात सिद्ध नहीं करती है कि आप भारत के नागरिक हैं। अगर ये प्रश्न चिन्ह आपकी नागरिकता के ऊपर उठता है कि क्या आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है, तो इसका अल्टीमेट निर्णय जिस कानून के तहत किया जाएगा वो है नागरिकता कानून 1955 या सिटीजनशिप एक्ट 1955। यही भारत का मेन और कंट्रोलिंग लॉ है जब भी नागरिकता से रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी के ऊपर भी खड़ा होता है। आपके पास आधार है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास वोटर आईडी है, आपके पास और भी बाकी सारी चीजें हैं, ये डॉक्यूमेंट होना भर ऑटोमेटिकली आपको भारत का नागरिक नहीं बना देता। इन सब की मदद से आपका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है या फिर अगर आपको कोई सर्विसेज दी जानी है तो वो सर्विसेज आपको दी जाती हैं। बट इसके बाद भी अगर कभी आपके ऊपर ये क्वेश्चन उठ गया कि आप नागरिक हैं भारत के या नहीं है, तो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट होना भर आपको भारत का नागरिक नहीं बना देगा। ये बेसिकली ओवरराइड नहीं करते द बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है, ये नागरिकता कानून 1955 में जो प्रावधान है उन्हीं के बेसिस पे डिसाइड होगा। उन्हीं में जो बातें लिखी गई हैं जो आपको भारत का नागरिक बनाती हैं, अगर आप वो सेटिस्फाई करते हैं तब तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। बट अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है बट सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो लीगल ग्राउंड दिए गए हैं फॉर बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो आप सेटिस्फाई नहीं करते हैं तब फिर आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 4-5 तरीके बताए गए हैं जिससे आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, या उनमें से किसी एक तरीके से भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। एक एक करके देख लेते हैं। तो भारत का जो नागरिकता कानून है वो बेसिकली ये कहता है कि 5 तरीके हैं जिससे आप भारत की नागरिकता ले सकते हो। पहला है बाय बर्थ। अब बाय बर्थ का मतलब ये नहीं है कि भारत में पैदा होने वाला हर बच्चा जो है वो भारत का नागरिक ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो बाय बर्थ जो है आप भारत के नागरिक कहलाते हो। अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो फिलहाल अपने लिए अभी रेलिवेंट नहीं है, वो पॉलिटी का विषय है, जब सिटीजनशिप पढ़ते हैं तब उसमें डिटेल में देखा जाता है। बट फिलहाल इतना समझिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप पूरी करते हैं तो, या फिर यूं बोलना चाहिए कि आपके माता पिता पूरी अगर करते हैं तो फिर जो उनका बच्चा पैदा होता है बाय बर्थ उसको भारत का नागरिक माना जाता है।
दूसरा है बाय डेसेंट। बाय डेसेंट का मतलब होता है अनुवांशिकता के बेसिस पर या फिर वंशज होने के बेसिस पे, कि अगर आपके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है और आपका जन्म भारत के बाहर भी कहीं पर होता है, तो डेसेंट के बेसिस पर उनका वंशज होने के नाते आप भारत की नागरिकता क्लेम कर सकते हैं और उसके बाद में फिर आपको भारत की नागरिकता मिलती है अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आप सेटिस्फाई करते हैं। तीसरा होता है रजिस्ट्रेशन, कि आप भारत के नागरिक नहीं है बट आप चाहते हैं कि आप भारत के नागरिक बन जाए, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ती है और अगर आपकी एप्लीकेशन सेटिस्फाई होती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहां पर भी हैं, अगर वो आप पूरी करते हो और सरकार को लगता है कि आपको नागरिकता देनी चाहिए, तो फिर वो आपको नागरिकता देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, बाकायदा इसका सर्टिफिकेट मिलता है और आप भारत के नागरिक माने जाते हैं। चौथा है नेचुरलाइजेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन तरीका है जिससे किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलती है अगर वो भारत का नागरिक नहीं है। आप आए इंडिया में, आपने इंडिया में एक लंबा वक्त गुजारा है, तो जाहिर सी बात है किसी भी जगह अगर आप रहते हो तो रहते रहते वहाँ की संस्कृति से आप जो है आप यूज टू हो जाते हो, आपको वहाँ का पूरा लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आने लगते हैं, आपको भाषा का ज्ञान हो जाता है, लोग बागों से पहचान हो जाती है, तो सबके बाद आप वहीं के आप होके रह जाते हो बेसिकली। इसको बोला जाता है नेचुरलाइजेशन होना। अब इस बेसिस पर अगर एक लंबा वक्त आपको हो गया है भारत में रहते हुए और वो भी प्रिस्क्राइब्ड है, लगभग 12 साल के करीब आपको जो है भारत में अगर हो गए, एंड उसके बाद फिर अगर आप चाहते हो कि आपको भारत की नागरिकता मिल जाए, तो फिर आप एप्लीकेशन लगाते हो। ऐसी कंडीशन में अगर सरकार को लगता है कि आपको नेचुरलाइजेशन के तहत में नागरिकता देनी चाहिए, तो इसका भी एक सर्टिफिकेट आपको इशू होता है और तब आप नागरिक बन जाते हो। और आखिरी तरीका है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर कोई ऐसा हिस्सा है जो फिलहाल भारत का पार्ट नहीं है और कल को भारत सरकार उस हिस्से को एक्वायर करती है और उसे इंडिया का पार्ट बनाती है, तो ऐसी कंडीशन में फिर उस जमीन पर रहने वाले जितने लोग हैं उनमें से फिर किस किस को भारत की नागरिकता देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, इसका भी एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसके बाद में उतने लोग जो उस नोटिफिकेशन के तहत में नागरिकता के पात्र होते हैं उन सबको भारत की नागरिकता दे दी जाती है। तो ये भी एक तरीका है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी जिसके तहत में भारत की नागरिकता दी जाती है। तो ये 5 तरीके हैं जिससे भारत के आप नागरिक बन सकते हो और ये 5 तरीके प्रिस्क्राइब किए गए हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। तो यही बात जो है आपके बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कही है कि ये डॉक्यूमेंट भर होना आपको नागरिक नहीं बनाता। इनमें से कोई एक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तब तो आप नागरिक माने जाओगे, बट इनमें से कोई भी कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं करते हो, फिर भले ही आपने पैन कार्ड ले रखा हो, आधार ले रखा हो, वोटर आईडी ले रखा हो, डजंट मैटर, आप भारत के नागरिक नहीं माने जाओगे। ये बात जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में कही है। अब ये जो पूरा केस है थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में एक व्यक्ति है जिनका नाम है बाबू अब्दुल रऊफ सरदार। इनको इस संशय में गिरफ्तार किया गया है कि ये भारत के नागरिक नहीं है और ये भारत में इलीगली एंटर हुए थे बांग्लादेश से, एंड इन्होंने फिर फोर्ज करके इंडिया से रिलेटेड जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवा लिए हैं और काफी वक्त से भारत में रह रहे थे। अब इस तरीके का इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है और इस आरोप के तहत में इनको गिरफ्तार किया गया। अब इस गिरफ्तारी के बाद में इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी आपका बेल के लिए, बेल यानी कि जमानत के लिए एप्लीकेशन बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई थी और ये बोला था कि मेरे पास तो भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है, मुझे बेल दी जाए। मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अल्टीमेटली इनके पूरे जो केस है उसमें डॉक्यूमेंट्स को देखकर, सारी चीज़ों को समझकर ये निर्णय दिया है जो हमारे लिए काम का है कि सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स होने भर से आप नागरिक नहीं हो जाते। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे जो सिटीजनशिप एक्ट में लिखी गई हैं, तब आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। बाकी फिलहाल अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है इनके केस में कि ये नागरिक है या नहीं है, और वो फाइनली उसका निकल कर आएगा वर्डिक्ट जो भी आता है। ये तो खैर बेल के लिए एक एप्लीकेशन लगाई गई थी तो उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। अब इन पर जो आरोप है कि ये इंडिया में बांग्लादेश से एंटर किए थे और सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने फर्जी तरह से बनवाए हैं, साथ ही साथ ये जो बेल की प्ली है इसमें कोर्ट ने जो निर्णय दिया है इसके साथ में और भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने बोला है कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, आपके खिलाफ एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन और ये रिस्क है कि अगर आपको बेल दी गई तो आप भाग जाओगे, आप एब्सकॉन्ड कर जाओगे। तो ये 3 फैक्टर्स भी हैं जिसके चलते आपको हम जो है ये प्ली नहीं दे सकते, आपकी एंटरटेन कर सकते हैं, आपको बेल नहीं दी जा सकती है और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो आपकी याचिका थी इसको खारिज कर दिया गया। अपने लिए मगर काम की यही चीज़ है कि ये 5 तरीके होते हैं नागरिकता कानून के जिनसे आप नागरिकता ले सकते हो और ये सारे डॉक्यूमेंट होना भर काफ़ी नहीं है, आपको अल्टीमेटली सिटीजनशिप एक्ट की जो कंडीशंस हैं सिटीजन होने की वो सेटिस्फाई करना पड़ेंगी, नहीं तो फिर ये डॉक्यूमेंट वगैरह भर होना आपको भारत का नागरिक नहीं बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको पता है भारत में डॉक्यूमेंट बनवाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, खासतौर पे रूरल एरियाज में आसानी से ब्राइब कर या फोर्स कर ये डॉक्यूमेंट बनाए जा सकते हैं। बंगाल की बात की जाए, बिहार के कुछ आपके एकदम बॉर्डर के एरियाज की बात की जाए तो वहां पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि या फिर असम की बात की जाए, असम में तो पूरा का पूरा आंदोलन चला है इसके खिलाफ और अभी भी एक बड़े लेवल पर काम हो रहा है, एनआरसी हो चुकी है कि काफी बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी यहाँ पर आए हैं और फोर्ज कर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवा कर यहाँ पे उनको बसाया गया है बाकायदा डेमोग्राफी चेंज करने के हिसाब से। एंड ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, यूनिटी इंटीग्रिटी के ऊपर एक इससे पूरा का पूरा थ्रेट बनता है। तो क्रैकडाउन चल ही रहा है, धीरे धीरे जैसे ये परिस्थितियां आगे बढ़ेंगी तो मे बी ये क्रैकडाउन और सीवियर होगा और तब इस तरीके के केसेस और आने हैं कि भाई हमारे पास ये फलाना डॉक्यूमेंट है, ढिकाना डॉक्यूमेंट है, हम तो नागरिक हैं, हमें परेशान क्यों किया जा रहा है। इन दैट कंडीशन ये जो पूरा का पूरा जजमेंट है ये बहुत काम आएगा और इसके बेसिस पे फिर जो इलीगल लोग आके भारत में बैठ गए हैं, यहीं पे कई कई सालों से बसे हैं, कईयों की तो पीढ़ियां यहाँ पर पैदा हो गई हैं, बच्चे बच्चे हो गए हैं, सारी चीज़ें, इन सबको फिर निकालने का काम किया जा सकेगा।
तो ये न्यूज़ इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अच्छा, इसके पहले क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, तो अपने को यही याद रखना है कि भारत में नागरिकता से रिलेटेड जो अल्टीमेट कानून है वो कौन सा है, तो वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955। और इसमें नागरिक बनने के कितने तरीके बताए गए हैं, तो ये 5 तरीके बताए गए हैं, बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब इसमें क्या क्या शर्तें पूरी करना पड़ती हैं वो बात की बात है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल लेक्चर्स में, बट फिलहाल एक जनरल आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो इनके नाम पूछे जा सकते हैं या 5 तरीके होते हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है। इतना अपने को पता होना ही चाहिए। जितने भी आपके डे 1 के एग्जामिनेशन है उसमें यहाँ से सवाल आने की अच्छी खासी संभावना है, और यूपीएससी में मेरा मानना है मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नागरिकता और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या है उन सबको कैसे टैकल किया जाए उस सबके ऊपर, तो वहाँ पर इस एग्जाम्पल को कोट या फिर इस पूरे के पूरे डिसीजन को एक रेफरेंस के तौर पर बताया जा सकता है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये समाचार जितने भी हमारे डे 1 के एग्जामिनेशन हैं, खासतौर पे ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो एग्जामिनेशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है। चाहे एसएससी सीएचएसएल की बात हो, चाहे रेलवे के ग्रुप सी ग्रुप डी के पेपर हो, हाई चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समाचार यह है कि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर जो स्टेट आता है वो है राजस्थान। ये अपने को कैसे पता, इसका जवाब यह है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये जो मंत्री हैं इन्होंने एक रिटर्न रिप्लाई पार्लियामेंट में दिया है, मिल्क प्रोडक्शन भारत में कितना हो रहा है, उसकी क्या परिस्थिति है, उस सब के बारे में। तो उसमें यह बात बताई गई है कि भारत में सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, और उत्तर प्रदेश के बाद में सेकंड नंबर पर इसमें राजस्थान आता है। टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना है, तो 239.3 मिलियन टन जो मिल्क है वो भारत में रोज प्रोड्यूस किया जा रहा है, एंड इसमें से भी 53.12% जो मिल्क है वो काउस से लिया जाता है, 43.62% जो है वो बफेलो से लिया जा रहा है। तो ये 2-3 डाटाज हैं, ये आंकड़े हैं, ये पूछे जा सकते हैं स्ट्रेट, क्योंकि फैक्ट्स हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अपन अनुमान लगा सकें, लाग लपेट कर सकें, सीधे सीधे आंकड़े हैं, डाटा है, फैक्ट्स हैं। तो जितने भी आपके ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस हैं, ग्रुप सी के एग्जामिनेशंस हैं, एसएससी के, सीएचएसएल और ये बाकी सारे पेपर हैं, वहां पर ये फैक्ट सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी के भी एग्जामिनेशंस में, एनडीए सीडीएस में आ सकता है कि भाई भारत में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है। लोग जनरली पंजाब को याद कर लेते हैं या हरियाणा को याद कर लेते हैं, नहीं, पॉपुलेशन वाइज या एरिया वाइज वो छोटे इलाके हैं। उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और बड़ी मात्रा में लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और डेयरी फार्मिंग जो है ये एग्रीकल्चर का एक कह सकते हैं एलाइड सेक्टर है, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। राजस्थान का सेकंड नंबर पर होना थोड़ा सा मुझे आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि पॉपुलेशन कंपैरेटिवली यूपी के उतनी ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी अगर सेकंड नंबर पर ये स्टेट है मिल्क प्रोडक्शन में, तो दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पर भी कितने बड़े लेवल पर डेयरिंग की पूरी एक्टिविटी हो रही है, ये अपने को यहाँ से समझ में आता है। तो याद रखना है, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है भारत का, इसका नाम है उत्तर प्रदेश, यूपी। सेकंड नंबर पर कौन सा आता है, वो है राजस्थान। सबसे ज्यादा मिल्क जो प्रोड्यूस करती हैं वो गाय हैं, और सेकंड नंबर पर जो आती हैं वो है बफेलोस। चले, इससे ज्यादा इसमें और कुछ काम का नहीं है, सीधा सीधा फैक्ट्स हैं, याद रखने हैं, एग्जाम में आ गया तो अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो समाचार है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। 2 projects will be set up in Bhubaneswar, Odisha, 1 in Punjab and 1 in Andhra. With these 4, the number of semiconductor units in country come to 10. तो भारत सरकार एक सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन भारत में बढ़ाने के लिए एक पूरा का पूरा मिशन चला रही है, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर मिशन या फिर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अब ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, इसके तहत में भारत में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जितना हो सके उतने प्रयास किए जा रहे हैं, और जो अलग अलग तरीके के सेमीकंडक्टर्स हैं उनके प्लांट्स भी जो हैं खुलवाए जा रहे हैं। अब फिर वही बात कि सेमीकंडक्टर बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है, ऐसे ही आप जो है उसके प्लांट्स नहीं खुलवा सकते, उसमें फिर बहुत आपको पैसा भी लगता है, बहुत स्पेसिफिक लोकेशंस पर उनको लगाना पड़ता है, और अच्छा खासा उसमें इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो बहुत देख समझकर भारत सरकार जो है एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चला रही है, और उसके तहत में इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जितना हो सके भारत में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इसी मुहिम में यूनियन कैबिनेट ने भारत में 4 और सेमीकंडक्टर प्लांट्स को लगाने की मंजूरी दे दी है। अभी तक कुल मिलाकर 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो हैं वो इंडिया में या तो लग चुके हैं या लगने की प्रोसेस में है, और उनमें प्रोडक्शन हो रहा है। इन 4 को मिला दिया जाए तो फिर कुल मिलाकर अब 10 सेमीकंडक्टर प्लांट्स या तो भारत में लग गए हैं, लगने की प्रोसेस में है, या उनमें काम शुरू हो चुका है। इनमें से भी अब जो 2 लगने वाले हैं वो लगेंगे उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, एक लगेगा पंजाब में और एक लगेगा आंध्र में। एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं। जो फर्म्स इन प्लांट्स को लगाने वाली हैं थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 6M करके एक फर्म है, ये सिलिकॉन कार्बाइड की एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी लगाने वाली है भुवनेश्वर में। एक 38 ग्लास सोल्यूशन INC करके कंपनी है, वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड एडवांस्ड पैकेजिंग एंड एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट यूनिट लगाने वाली है भुवनेश्वर में।
एक कॉन्टिनेंटल ड्राइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, वो पहले से डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अपने चला रहे हैं मोहाली में, उसी को वो पंजाब में एक्सपैंड करेंगे। एंड एक एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज है, ये एक सेमीकंडक्टर प्लांट अपना आंध्र में लगाने वाले हैं। अब ये 4 कंपनियों के नाम मैंने आपको इसलिए बताया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक जिक्र आ रहा है सिलिकॉन कार्बाइड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी का, थोड़ा ये अपने लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी फर्दर डिस्कस करना है, इसलिए मैंने आपको इन चारों प्लांट्स के नाम बताए। ये याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, मगर बस समझाने के लिए कि किस किस तरीके के प्लांट लगाए गए हैं और इसमें सिलिकॉन कार्बाइड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी का जिक्र आ रहा है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करना है, इसलिए मैंने आपको इन प्लांट्स के नाम बताए। इनको ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है। Minister of Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, said having the capacity to work on silicon carbide technology, an evolving field, is strategically important for India. तो यहाँ पर देखिए सिलिकॉन कार्बाइड टेक्नोलॉजी का जिक्र आ गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ये बताया था कि ये सिलिकॉन कार्बाइड की इंटीग्रेटेड फैसिलिटी लगाने वाले हैं। तो यूनियन मिनिस्टर आपके जो अश्विनी वैष्णव है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के, इनका क्या कहना है कि सिलिकॉन कार्बाइड की जो टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर की फील्ड में, ये एक इवॉल्विंग फील्ड है, इसमें लगातार अभी प्रोग्रेस हो रही है, लगातार ये इवॉल्व करती जा रही है, इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज और नए नए किस्म के इक्विपमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। ये क्योंकि इवॉल्विंग फील्ड है, इसका मतलब किसी भी देश की इसमें पूरी तरह मास्टरी तो है नहीं, या कोई भी जो है इसमें लीडर नहीं है। जैसे चाइना कई सारे मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आज दुनिया भर में वर्ल्ड लीडर बन के बैठा है, अमेरिका सर्विस सेक्टर या IT के मामले में कहीं ना कहीं लीड करता है। तो इन जिन जिन फील्ड्स में वो लोग लीड कर रहे हैं, उन फील्ड्स की खासियत यह है कि उनमें जितना इवोल्यूशन होना था मोर और लेस वो हो चुका है, और उन्होंने उसमें काम किया और उनको उसमें एक अच्छा खासा पकड़ मिल गई। अश्विनी वैष्णव जी का कहना यह है कि जो सिलिकॉन कार्बाइड की टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर की फील्ड में, ये एक इवॉल्विंग फील्ड है, इसमें आज की तारीख में किसी की भी मास्टरी नहीं है और कोई भी जो है वो आपका वर्ल्ड लीडर नहीं है। तो क्योंकि ये फील्ड में अब हम लोगों ने अपने प्लांट्स भी लगा लिए इस तरीके के, हम इसमें लगातार काम भी कर रहे हैं और हमारे पास अब कैपेबिलिटी और क्षमता भी है कि हम इसमें और ज्यादा जो है अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें इंडिया अगर लगातार काम करता रहे और हम कुछ पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज बना सकें तो कहीं ना कहीं हम इसमें जो है एक लीड दुनिया भर में ले सकते हैं। और ये ना सिर्फ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम आएगा, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम आएगा, बट ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो इनोवेशंस हैं, वो हमारी जिंदगी को, डिफेंस के सेक्टर को, बाकी सारे फील्ड्स को भी एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देने की क्षमता रखती हैं। तो इस चीज के चलते सिलिकॉन कार्बाइड की टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, और उसी रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो सिलिकॉन कार्बाइड की इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी जो एक आपकी फैसिलिटी है भुवनेश्वर में 6M नाम की कंपनी लगा रही है। अभी जो सिलिकॉन कार्बाइड है, क्योंकि न्यूज में आ गया है तो डिस्कस करना बनता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है, हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। सिलिकॉन कार्बाइड इज सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड कार्बन। तो सिलिकॉन और कार्बन को मिलाकर बनाया जाने वाला एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, नेचुरली नहीं बनता, हमको इसको खुद बनाना पड़ता है, सिंथेटिकली इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है SiC, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले नॉन ऑक्साइड सिरेमिक के तौर पर इसको यूज किया जाता है। सिरेमिक का मतलब क्या होता है, जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, जो हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, जैसे कि चीनी मिट्टी का सामान हो गया, या फिर आपका टेराकोटा वगैरह के सामान हो गया, इस तरीके के जो आपकी ये जो मटेरियल्स होते हैं इनको सिरेमिक बोला जाता है। तो नॉन ऑक्साइड सिरेमिक जिसका फॉर्मूला SiC है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो अपना सिलिकॉन कार्बाइड है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नॉन ऑक्साइड सिरेमिक इसको ये है। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1891 में, और इसको अमेरिकन इन्वेंटर एडवर्ड जी एकिसन ने जो है इसको डिस्कवर किया था। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो है कि इट इज द हार्डेस्ट सिरेमिक मटेरियल एंड हैज एक्सेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी एंड लो थर्मल एक्सपेंशन। इंपॉर्टेंट है, हार्डेस्ट सिरेमिक मटेरियल, जो आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं सिरेमिक्स वगैरह, नॉन मेटेलिक जो आपके मटेरियल हैं जिनको हम लोग सिरेमिक बोलते हैं, चीनी मिट्टी हो गया, टेराकोटा हो गया, इस तरीके के, तो इसमें जितने भी आपके सिरेमिक की कैटेगरी में आने वाले मटेरियल हैं उसमें हार्डेस्ट सिरेमिक मटेरियल अगर कोई है तो वो सिलिकॉन कार्बाइड है। और इसकी खासियत यह है कि ये थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी रखता है, इसमें से अगर आप हीट पास करो तो बड़ी मात्रा में इसमें से हीट पास हो जाती है, एंड जब ये हीट पास कर रहा होता है तो उसका थर्मल एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, कंपैरेटिवली थर्मल एक्सपेंशन जितना होना चाहिए उससे हमको कम थर्मल एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है। देन इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत एक्सीलेंट है, इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है, यानी कि आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है इसको बहुत अच्छे से विथस्टैंड कर जाता है, और बाकी इसमें जो आपकी हार्डनेस है, ड्यूरेबिलिटी है, टफनेस है, ये सारी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बहुत अच्छी देखने को मिलती है। वियर एंड टियर के प्रति इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और ऑक्सीडेशन इसका होता नहीं है, जाहिर सी बात है अगर ये कंपाउंड नॉन ऑक्साइड है तो फिर इसमें ऑक्सीडेशन होने की संभावना वैसे भी ज्यादा नहीं रहेगी। प्लस क्योंकि इसको सेमीकंडक्टर के तौर पर भी जो है क्लासिफाई किया जाता है, ये सिरेमिक तो है ही
मगर इसको सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में भी रखा जाता है। उसकी वजह यह है कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो एक मेटल और इंसुलेटिंग मटेरियल के बीच की है। मेटल की हमको पता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो हाईएस्ट होती है, और इंसुलेटिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना के बराबर होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। अब उसके बीच में कहीं पर इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाई करती है, और टेम्परेचर वेरी करने के साथ में उसमें चेंजेस आते हैं। तो इसके चलते इसको एक सेमीकंडक्टर के तौर पर भी क्लासिफाई किया जाता है, उस कैटेगरी में भी इसको रखा जाता है, एंड इसका इस्तेमाल भी जो है सेमीकंडक्टर की फील्ड में किया जाता है। एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशंस में सबसे पहले इट्स प्राइमरी एप्लीकेशन इज एन एब्रेसिव, इज एज एन एब्रेसिव बिकॉज ऑफ इट्स हाई हार्डनेस व्हिच इज सरपास ओनली बाय डायमंड, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड एंड बोरॉन कार्बाइड। एब्रेसिव का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास में कोई इस तरीके का मटेरियल है जिससे आप किसी सरफेस को घिसकर उसको रफ करते हैं तो उसको एब्रेसिव बोला जाता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है सैंड पेपर। तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है, क्योंकि काफ़ी एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सिरेमिक है, तो उसको एब्रेसिव मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वजह बहुत ज़्यादा हार्ड है, और इसकी हार्डनेस को डायमंड, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड और बोरॉन कार्बाइड ही जो है सरपास करते हैं। उसके बाद चौथा सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, तो इससे किसी सरफेस को अगर आपको रफ करना है तो आसानी से जो है आप ये काम कर सकते हो। इट इज अ प्रॉमिसिंग सिरेमिक मटेरियल विद एक्सीलेंट थर्मोमैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने देख ही लिया कि थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत बढ़िया है, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बढ़िया है। तो एक सिरेमिक मटेरियल जिसमें बढ़िया थर्मल कंडक्टिविटी भी मिल रही है, थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा नहीं है, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बढ़िया है। इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के चलते जहां पर आपको इस तरीके का सिरेमिक मटेरियल चाहिए, जहां पे ये सारी कैपेबिलिटीज हो, जिसमें ये सारी क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, वहां पर ये बहुत अच्छे सिरेमिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। रिफ्रैक्टरी लाइनिंग्स में इसको लगाया जाता है, जो आपकी भट्टियां होती हैं उसमें। एंड हीटिंग एलिमेंट जो है इंडस्ट्री के फर्नेसेस में वहां इस्तेमाल होता है। वियर रेजिस्टेंट पार्ट्स आपको जहां पे लगाने हैं पंप और रॉकेट इंजन में, वहां इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के तौर पर इसका इस्तेमाल फिलहाल लाइट एमिटिंग डायोड्स में होता है। बट अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि और एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि इसके और फर्दर जो है सेमीकंडक्टर फील्ड में इसके और जो है एप्लीकेशंस देखे जा रहे हैं, और उस पर लगातार काम हो रहा है। जैसे जैसे और फर्दर टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी तो अपने को पता चलता चला जाएगा। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में अपने को अंदाजा होना चाहिए सिलिकॉन कार्बाइड की, और ये अपना जो है पूरा का पूरा करंट अफेयर हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि रिसेंटली इंडियन सेमीकंडक्टर या इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत में कितने सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी गई है? जवाब हो जाएगा 4 को। कहाँ लगने हैं? 2 उड़ीसा में, एक पंजाब में और एक आंध्र में। देन कि आपका इस भारत में इसको मिला के कितनी सेमीकंडक्टर यूनिट्स हो जाएंगी? जवाब हो जाएगा 10। देन आपका सिलिकॉन कार्बाइड टेक्नोलॉजी जिसका जो रिसेंटली न्यूज में बनी रहती है, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस फील्ड में हो रहा है? जवाब अपने को याद रखना है, सेमीकंडक्टर की फील्ड में। और ये यूपीएससी पूछ सकती है कि सिलिकॉन कार्बाइड टेक्नोलॉजी जो रिसेंटली न्यूज में थी, इसका किस फील्ड से लेना देना है, कौन सी फील्ड से जुड़ी हुई है? जवाब हो जाएगा सेमीकंडक्टर फील्ड से। और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि इवॉल्विंग फील्ड है, इसके ऊपर कोई पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो गया है। देन सिलिकॉन कार्बाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे कुछ पूछा जा सकता है कि सिलिकॉन कार्बाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड आप जो है ये फलानी बातें गौर करिए और बताइए इसमें से क्या काम, इसमें से कौन से सत्य हैं कौन से नहीं है। तो उसमें आप ये सारे जो फैक्ट्स हैं इनको याद रख सकते हैं, एंड यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये न्यूज़ डिफेंस के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उसके लिए काम की है, खासतौर पे नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जो आपका एफकैट का पेपर होता है, और XY ग्रुप की जो भर्तियां होती हैं, और भी इसके अलावा डिफेंस की जो आपकी एंट्रीज हैं उसके लिए न्यूज़ काम की है। इसके बाद में फिर आपके SSC के जो CHSL का पेपर है, SSC CGL का जो पेपर है, रेलवे के जो NTPC के एग्जामिनेशन है, RRB का जो ग्रुप D का पेपर है, इन सब के लिए भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। बिसाइड दिस, एक जागरूक नागरिक होने के तौर पर अपने को अपनी एयरफोर्स के बारे में पता भी होना चाहिए। तो इस समाचार में हम इंडियन एयरफोर्स के जो फ्यूचर आपके प्लान्स हैं एक्सपेंशन को लेकर, और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर से जो हमको एक्सपीरियंसेस मिले हैं उसका इस्तेमाल कर और अपने आप को हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, उसके बारे में हमने बातचीत करनी है। तो समाचार यह है कि फॉलोइंग सक्सेसफुल यूज ऑफ लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, द IAF हैज नाउ प्रायोरिटाइज्ड the induction of air to air and air to ground missiles with strike range beyond 200 किलोमीटर। ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया था। लॉन्ग रेंज वेपन्स का मतलब जिनको बहुत दूर से अपने टारगेट के ऊपर आपने फायर किया है और उसके बाद भी उसने जाके अपने टारगेट को अचीव किया। थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और 9 जो आपके ठिकाने थे टेररिस्ट के, उनके ऊपर अटैक किया था, तो हमारे जो राइफल्स थे और जो हमारे बाकी आपके जेट्स थे वो उड़े, भारत की सीमा के अंदर ही रहे, और भारत की सीमा में हम लोग एक सर्टेन डिस्टेंस तक गए थे। पाकिस्तान में हम लोग नहीं घुसे, हमने अपनी आपकी जो है वो आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं करी, अपनी सीमा में ही, मगर एक सर्टेन पॉइंट तक हम गए और वहां से हमने अपने वेपन्स को फायर किया। वो जो भी हमारे टारगेट्स थे उन टारगेट्स तक हमारे वेपन्स पहुंचे, और वहां पर जाकर उन्होंने अपने जो भी निशाना था उसको नकारा कर दिया, उसको निस्तनाबूद कर दिया। अब ये जो लॉन्ग वेपन्स का हमने इस्तेमाल किया है, जो हमारी मिसाइल्स और बाकी सारी चीजें इस्तेमाल हुई हैं, इसका हमारा अपना एक एक्सपीरियंस भी हुआ
इस पूरे एक्सपीरियंस को करने के बाद में, इस तजुर्बे के बाद में एक बात अब क्लियर हो गई है कि फ्यूचर में भी जो लड़ाई होंगी उसमें भी ऐसा, या फ्यूचर में भी जो लड़ाइयां होनी है या जो भी आपके कंफ्लिक्ट होने हैं उसमें भी ऐसे वक्त आएंगे, उसमें भी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जब आपको इस तरीके के लॉन्ग रेंज वेपन्स को फायर करना पड़ेगा। तो अभी आपके पास में जो लॉन्ग रेंज वेपन्स की कैपेबिलिटी है इसको बढ़ाने की जरूरत है। वजह यह है कि इस स्ट्राइक के बाद में अब ये खबरें आ रही हैं कि जितने भी आपके एनिमी कैंप्स वगैरह हैं जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बने हुए हैं या पंजाब में जो ऑपरेट कर रहे हैं, ये लोग हटते हुए अफगानिस्तान की बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है जहां पे बालाकोट है और इस तरीके की जगहों पर ये लोग अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं ताकि अपनी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जो रेंज है उससे दूर हो जाए। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए अब हम लोग जो है इस तरीके की इंडियन एयरफोर्स जो है वो इस तरीके की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स के डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज कर रही है, जिसमें स्ट्राइक की रेंज जो है वो 200 किलोमीटर के बियॉन्ड हो। 200 किलोमीटर के बियॉन्ड क्यों, थोड़ा सा समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारी बॉर्डर है, इस तरफ इंडिया है और इस तरफ पाकिस्तान है। अभी तक ये हो रहा था कि ये लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी जो है टेरर कैंप चला रहे थे, इनकी तरफ का जो पंजाब का इलाका है वहां पर भी टेरर कैंप चला रहे थे और बाकी जगहों पर। अब हमारे जेट्स हमारी बॉर्डर में रहते हुए एक सर्टेन पॉइंट तक गए, ऐसे पॉइंट तक गए कि जो हमारे टारगेट्स थे उनके बीच में, उस जगह पे जहां पर वो थे, उस जगह से हमारे जो टारगेट्स थे उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर से कम का रह जाए। क्योंकि अभी हमारे पास जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं 200 किलोमीटर की रेंज में हमारे पास ज्यादातर, 200 किलोमीटर के बियॉन्ड की भी हैं मगर ज्यादातर जो मिसाइल्स हैं वो 200 किलोमीटर की रेंज में, तो उनका इस्तेमाल कर हमने उन टारगेट्स को जो है फायर किया। इसके अलावा और भी कई सारे टारगेट्स थे जो 200 किलोमीटर की रेंज के बाहर थे, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने 200 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा के जो वेपन्स थे उनका इस्तेमाल किया। अब हमको एक बात, अब इस पर्टिकुलर परिस्थिति के बाद में इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तानी ये कर रहे हैं कि जो टेरर कैंप्स हैं उनको जितना ज्यादा हो सके हमारी बॉर्डर से उतना दूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूं बोलना चाहिए कि वेस्टर्न साइड जो है अपने देश के इलाकों में वहां पर ये लोग इनको लेकर जा रहे हैं, ताकि अगर हमको इन पे एक्शन लेना हुआ तो फिर हमको बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, हमारे जो फाइटर पायलट्स हैं, उनके भी ऊपर भी एक थ्रेट या एक जो डर है वो बना रहेगा, एक रिस्क बनी रहेगी। एंड क्योंकि अभी इतने लॉन्ग रेंज पे अगर आप वेपन्स फायर करोगे, अगर हम लोग अपनी बॉर्डर से रहते हुए ऐसी जगहों पर अगर वेपन्स फायर करें तो फिर एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये लोग ये सोचकर अपने टेरर कैंप्स को दूर करते जा रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके की परिस्थितियों को डील करने के लिए 200 किलोमीटर से बियॉन्ड की जो आपकी रेंज के आपके वेपन्स हैं उनको डेवलप करने के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, ताकि हम जितने भी टारगेट्स इंगेज कर सकें बियॉन्ड रेंज ऑफ एनिमी, एक तो कर सकें, उसमें हमारी एक्यूरेसी किसी भी तरीके से जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, और दुश्मन के एयर डिफेंस के रेंज में आए बिना हम लोग ये सारा का सारा काम कर सकें। कैसे, ये बॉर्डर है, अब अगर हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो इनकी भी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो फिर हमारे ऊपर फायर करेंगे। अगर बॉर्डर क्रॉस करके अपना जो टारगेट के हम लोग ज्यादा करीब जाते हैं तो फिर एयर डिफेंस की चपेट में आने की संभावना बढ़ती है, एंड इनको भी फिर जो है एयर टू एयर एंगेजमेंट करने का मौका मिल जाएगा, इनकी परिस्थिति ऐसी बन जाएगी। बट अपनी रेंज में रहते हुए, अपनी अगर बॉर्डर के अंदर रहते हुए फायर ओपन किया तो एयर डिफेंस इनके जो है उस तरह से एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, प्लस एंगेजमेंट जो है एयर टू एयर एंगेजमेंट की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दुश्मन के एयर डिफेंस को बाईपास करने के लिए और अपने टारगेट्स को चाहे कितना भी दूर अपने देश में उसको बना लें, एक्यूरेटली टारगेट करने के लिए हम लोग ये लॉन्ग रेंज के स्टैंड ऑफ वेपन्स को डेवलप करने को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जिनकी कैपेबिलिटी 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार करने की होनी चाहिए। अब इसके पीछे की रीजन यह है कि हम लोगों ने इस तरीके के जो लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया था, उसके हमको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। जैसे ब्रह्मोस की हमारी मिसाइल हो गई है, इससे हम लोगों ने जब पाकिस्तान के ऊपर पहला अटैक हम लोगों ने कर दिया, फिर पाकिस्तान ने उसके काउंटर में जब हमारे ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे जो आर्मी के या मिलिट्री के इंस्टॉलेशन पे हमला करने की कोशिश करी, जिसको हम लोगों ने नाकारा बनाया। फिर उसके काउंटर अटैक में जो इनके 11 एयर बेसेस को हमने उड़ाया था, उसमें हम लोगों ने इस तरीके के लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल खासतौर पर किया था। ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ था, जो हमारी खुद की बनाई हुई मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल्स यूज हुई थी, रैम्पेज, क्रिस्टल मेज मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था। अब ये सारी की सारी मिसाइल क्योंकि 200 किलोमीटर की रेंज से बियॉन्ड के टारगेट्स को हिट कर सकती थी, तो इससे चाइना के जितने भी आपके एयर डिफेंस सिस्टम थे, खासतौर पे चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी रेंज में आए बिना हमने ये मिसाइल्स को फायर किया और इन्होंने जाकर अपने टारगेट्स को एफिशिएंटली हिट किया, जो भी नुकसान हम पहुंचाना चाहते थे वो पहुंचाया। और ये जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है इसको हम लोगों ने बुरी तरीके से नाकामयाब किया, बुरी तरीके से जो है इसको हम लोगों ने जो इसको इनइफेक्टिव बना के रख दिया। अब जब ये दिख रहा है यहाँ पे कि आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जरूरत आगे भी पड़ने वाली है, जाहिर सी बात है अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया तो पाकिस्तानी इतने बेवकूफ तो है नहीं किसी से काम चलाएंगे, इसको या तो अपग्रेड करेंगे या फिर उसको रिप्लेस करके, आजकल क्योंकि अमेरिका वालों से अच्छी बनने लगी है तो रिप्लेस करके ज्यादा इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम मांगेंगे, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसकी रेंज से दूर रहने के लिए, उसको भी बाईपास करने के लिए जरूरी हो जाता है कि 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर की, जितनी ज्यादा दूर की आपके लॉन्ग रेंज वेपन्स बनाए जा सके वो हमको बनाने होंगे। और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन सारी मिसाइल्स का इस्तेमाल करने के बाद ये बात अब और ज्यादा जो है क्लियर हो गई है।
तो अब डीआरडीओ से इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि लॉन्गर रेंज आपकी जो अस्त्र मिसाइल सिस्टम है उसके और ज्यादा लॉन्गर रेंज जो है आप डेवलप करिए। अस्त्र मिसाइल क्या है? भारत का खुद का इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, मतलब हवा में रहते हुए आप इसको फायर कर दो 200 किलोमीटर के आस से ज्यादा की जो रेंज है 200 किलोमीटर के बियॉन्ड जो है जाके इसको हिट करना है। अभी हमारी अपेक्षाएं ये हैं, फिलहाल ये क्या कर रहा है कि एयर में आप फायर कर दो तो हवा में ही रहते हुए आप एयर टू एयर किसी टारगेट को आप हिट कर सकते हो इससे। फिलहाल अभी रेंज उतनी नहीं है जितनी हम लोग चाहते हैं इसको बढ़ाया जाए, बट अब इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो अस्त्र मिसाइल जो एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो इंडिया का इंडिजिनस बनाया हुआ सिस्टम, डीआरडीओ वालों से बोला गया है कि इसके और ज्यादा लॉन्गर रेंज के वर्जन आप डेवलप करो। इसके अलावा जो एक प्रोजेक्ट कुश करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट कुशा या फिर प्रोजेक्ट कुश करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें डीआरडीओ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है उसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर आपके ऊपर दुश्मन ने कोई मिसाइल से हमला कर दिया तो आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसके पहले कि वो मिसाइल बहुत ज्यादा करीब आ सके आप काउंटर मिसाइल फायर करोगे और वो उसको हवा में ही जो है नेस्तनाबूद कर देगा। कोशिश ये रहती है कि जितना दूर आपके जिस भी टारगेट पे मारा गया है उससे जितना दूर उसको खत्म किया जा सके उतना दूर इसे खत्म करवाना है, ताकि और इनफैक्ट अगर हो सके तो दुश्मन की सीमा में दुश्मन के ही अगर जो एयर डिफेंस आपका जो एयर रीजन है वहीं पर अगर इसको आप खत्म कर सको तो बेहतर रहेगा। इसके लिए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा, और इस प्रोजेक्ट कुशा के तहत में डीआरडीओ जो है ये आपका लॉन्ग रेंज की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बना रही है। आईएफ वालों का कहना यह है कि अब बाकी सारे काम छोड़कर इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है आपने ज्यादा फोकस करना है। अब इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है कि आप पूरा का पूरा ध्यान जो है प्रोजेक्ट कुश के ऊपर आप लगाओ और इसकी मदद से हमको जल्दी से जल्दी जो है आपका लॉन्ग रेंज की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जितने बेहतर हो सकते हैं वो आप बनाकर दो। साथ ही साथ क्योंकि S-400 का जो ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो हम लोगों ने रशिया से लिया था, अमेरिका से लड़के लिया था, तो ये लोग हमसे कह रहे थे कि आप ये सिस्टम मत लो नहीं तो सैंक्शन लगा देंगे फलाना ठिकाना। हम भी अड़ गए कि हमारी सिक्योरिटी के लिए जो जरूरी होगा हम वो करेंगे, और अल्टीमेटली हम लोगों ने अमेरिका वालों के खिलाफ जाके सैंक्शन मेंशन की धमकियों को सुनते हुए विथस्टैंड करते हुए हमने आपका S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा था। अब उसने इतना शानदार काम किया है तो उससे प्रभावित होकर इंडियन एयरफोर्स ने यह बोला कि कम से कम 2 एडिशनल स्क्वाड्रंस जो है इसकी और खरीदी जाए और इससे ज्यादा अगर रशिया वाले सप्लाई कर सकते हैं यूक्रेन वॉर के चलते, क्योंकि उनकी भी जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज पे इंपैक्ट पड़ा है, तो अगर वो कर सकते हैं तो उनसे 2 स्क्वाड्रंस और खरीदे जाएं, इसके कम से कम 2 स्क्वाड्रंस और जो है लिए जाए। और इसी से इंस्पायर होकर अपना जो प्रोजेक्ट कुशा है इसके या प्रोजेक्ट कुश है इसके तहत में बेहतर से बेहतर जो आप ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाना चाह रहे हैं उसको और ज्यादा जल्दी बना के तैयार आप करो। तो ये कुछ बातें जो हैं इसमें आईएफ ने अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के रिस्पेक्ट में उसको कहा है। अब ये तो आपकी पूरी की पूरी न्यूज हो गई। अब यहां से अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं, तो सबसे पहला तो ये बनता है कि ये इनमें से कुछ मिसाइल्स के नाम आपको दे दिए जाएंगे और ये बोला जाएगा कि आपने ये बताना है कि भाई लॉन्ग रेंज जो है मिसाइल इसमें से कौन कौन सी हैं, या जो 200 किलोमीटर की बियॉन्ड हिट कर सकती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो नाम याद रखने हैं। ब्रह्मोस, स्कैल्प, रैम्पेज, क्रिस्टल मेज मिसाइल। दूसरा यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि ये जो अस्त्र मिसाइल सिस्टम है ये क्या है, तो हमको याद रखना है एक तो ये एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, दूसरा ये इंडिया के इंडिजिनसली बनाया गया आपका एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है। किसने बनाया है? डीआरडीओ वालों ने बनाया है। तीसरा प्रोजेक्ट कुश क्या है, तो प्रोजेक्ट कुश भी डीआरडीओ का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत में लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाने की प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं। जितना दूर हो सके अगर दुश्मन हमारे ऊपर कोई मिसाइल फायर करता है तो उसको अपने टारगेट से जितना दूर हो सके पॉसिबली हो सके तो दुश्मन की जो एयर स्पेस है वहीं पर जाकर हम लोग हिट कर सके, इस तरीके का जो मिसाइल सिस्टम पूरा का पूरा डेवलप किया जा रहा है। जिस प्रोजेक्ट के तहत में किया जा रहा है उसका नाम है प्रोजेक्ट कुश या प्रोजेक्ट कुशा। तो ये भी अपने को याद रखना है, ये पूछा जा सकता है यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चले, इतनी कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस न्यूज से बनकर तैयार होते हैं। फिर कह रहा हूं डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको इनको प्रिपेयर करना ही है। प्रोजेक्ट कुश हो गया, आपका ये अस्त्र मिसाइल हो गया, ये सारी मिसाइल्स के नाम, इनकी रेंज, ये सारी चीजें अपने को पता होनी ही चाहिए। यहां से क्वेश्चंस आने की हाई संभावना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इस समाचार में हमको बात करनी है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के बारे में। भारत में खेलों को के गवर्नेंस को लेकर जो भी रिफॉर्म किए जा रहे हैं, जो भी बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, उन सारे रिफॉर्म्स में ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है, या फिर यूँ कहना चाहिए कि हाल के सालों में किया गया बिगेस्ट रिफॉर्म है, और इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ बन जाती है। एंड यहाँ से बहुत हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा यूपीएससी के जितने भी दूसरे एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड बाकी भी एग्जामिनेशंस में हाई चांसेस हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एंटायरिटी में कवर करेंगे, और एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर हर वो बच्चा जो इसको देख रहा है और एक सीरियस एस्पिरेंट अपने आप को मानता है, उसे पूरा ये समाचार देखना है और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके एक एक एस्पेक्ट को आपको अच्छे से याद करना है। तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के बारे में बात करेंगे। समाचार यह है कि पार्लियामेंट के दोनों सदन से नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पास हो गया है। अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट जैसे ही इस पे साइन करते हैं वैसे ये बिल एक कानून बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा और उसके प्रावधानों को फिर लागू करवाया जाएगा।
बहुत लैंडमार्क है, क्योंकि इसकी मदद से पूरा का पूरा जो स्पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन भारत में होता है, जो शायद एक बहुत बड़ा कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से चलाया जा रहा है, उस वजह से भी भारत में स्पोर्ट्स में हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल लेवल पर जितना कर सकते हैं या जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है। तो वो पूरा का पूरा स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रिवैम्प किया जा रहा है एंड एक स्टैंडर्डाइजेशन जो है पूरी प्रोसेस में लाया जा रहा है। अभी तक ये चल रहा है कि क्रिकेट एक अलग तरीके से ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि फेमस स्पोर्ट है, तो उसमें अब कोई जो है आप सवाल नहीं उठा सकते, कुछ नहीं कर सकते। बीसीसीआई जो है एकदम ही आप कह सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी के तौर पर काम कर रही है जिसको कोई छू नहीं सकता, कुछ उस पर सवाल नहीं पूछे जा सकते। हॉकी इंडिया की बात की जाए तो उसकी अपना एक अलग तरीका चल रहा है, क्यों उस तरीके से वो काम कर रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है। कबड्डी का कोई गवर्नेंस अगर है तो उसमें वो अपने मन मर्जी से कुछ भी काम करना है, तो अब वो नहीं होगा। स्पोर्ट्स की अगर आपकी गवर्नेंस है तो उसको एक स्टैंडर्डाइज एक फॉर्मेट है, उसी तरीके से आपको गवर्नेंस करना पड़ेगी और एक पूरा प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सारे प्रावधान इस कानून में, इस बिल में डाले गए। क्या क्या इसके सैलिएंट फीचर्स हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एज और टेनर। इट फिक्सेस tenure limit at 3 consecutive terms adding up to 12 years for president, secretary general and treasurer in sport bodies। तो जितने भी भारत में स्पोर्ट्स बॉडीज हैं उन सारी की सारी स्पोर्ट्स बॉडीज में एक प्रेसिडेंट होता है, एक सेक्रेटरी जनरल चुना जाता है और एक ट्रेजरर होता है। अब एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि सालों से कोई आदमी जो है प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है, जब तक मरेंगे नहीं तब तक जो है हम बैठे रहेंगे। सेक्रेटरी जनरल कोई बन गया तो बन गया, अब जिंदगी भर के लिए एक तरीके की जो अपॉइंटमेंट हो गई है। ट्रेजरर से कोई पूछने वाला नहीं कि भैया तुम कब आए थे तुम ऑफिस में, कोई तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी है नहीं है, कितने सालों तक और रहने वाले हो, सारी चीजें। तो एक बहुत बड़ा इशू था कि कोई भी, और खासतौर पर राजनेता जो है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इस तरीके के एसोसिएशन के अध्यक्ष बन के या सेक्रेटरी जनरल बन के, ट्रेजरर बन के बैठ जाते थे और लगे हुए हैं सालों तक, कोई मतलब नहीं है कि स्पोर्ट्स का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस अपना पद जो है वो बना रहे। इन सारी चीजों को अब इस बिल ने खत्म किया है। इसने ये कहा है कि चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई सेक्रेटरी जनरल हो, चाहे कोई ट्रेजरर हो, या इस तरीके के जो बड़े पद होते हैं स्पोर्ट्स बॉडीज में, कोई भी स्पोर्ट्स की बॉडी हो, मैक्स टू मैक्स आप 3 टर्म के लिए जो है इन पदों पर रह सकते हो, और उसमें भी टोटल आपका जो टेनर है वो 12 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप 12 साल तक किसी स्पोर्ट्स बॉडी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल या ट्रेजरर के तौर पर आप एक्ट कर सकते हो, और 3 टर्म्स, मैक्स टू मैक्स आप 3 टर्म्स तक उसके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल या ट्रेजरर बन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और उसमें भी एज लिमिट लगा दी गई है 70 साल, और ये सारी चीजें तब तक है जब 70 साल की उम्र तक आदमी ये सारे काम कर सकता है। 71 के हुए तो उसके बाद वैसे भी आप अमान्य हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपके 12 साल में कितने साल बचे हैं या कितने टर्म्स बचे हुए हैं 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में, फिर आपको पद छोड़ना पड़ेगा। या 70 साल से आप ज्यादा किए हो तो फिर आप इन पदों के लिए पे आ ही नहीं सकते, अपॉइंट नहीं किए जा सकते। हालांकि कुछ जगहों पर इस लिमिट को बढ़ा के 75 साल किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन। जब नॉमिनेशन आप फाइल कर रहे हो इन पदों के लिए, तब अगर वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस में स्पेसिफाई कर दिया जाए कि भाई 75 साल की लिमिट तक भी जो है आप काम कर सकते हो, तब वहां पर 70 को 75 साल किया जा सकता है। बट उसमें भी शर्त यह है कि इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स चार्टर है, जिस भी स्पोर्ट्स की आपकी एसोसिएशन के पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगर उसका इंटरनेशनल चार्टर ये बोल सकता है कि 75 साल तक का आदमी जो है इसको गवर्न कर सकता है, या उस कानून, उस खेल से रिलेटेड अगर कोई कानून बना हुआ है और उसमें यह लिखा हुआ है कि 75 साल की एज तक का कोई आदमी आके इन पदों से किसी एक पद पे बैठ सकता है, तब तो आप आ सकते हो, वरना आप नहीं आ सकते। ये बात इसमें क्लियर कर दी गई है। दूसरा, एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी थोड़ा सा आपको समझाता हूं तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है। इनकी जिम्मेदारी होती है जो भी आपका नेशनल टीम का सिलेक्शन होता है उसको करना, या फिर आपका उस स्पोर्ट्स को जितना हो सके उसका प्रचार प्रसार करवाना, उसको बढ़ावा देना, उसके जितने भी आपके नेशनल लेवल तक के इवेंट्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनाइज कराना, ये सारी की सारी चीजें जो है करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऊपर डाली जाती है। अब इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के काम में भी बहुत ज्यादा अनियमितताएं पाई गई थी। कोई कमेटी अपने मन से काम कर रही है, कोई अपने मन से काम कर रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई देखने सुनने वाला था ही नहीं। अब इसको चेंज किया गया और ये बोला गया है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 15 मेंबर्स तक की होगी। किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी की कोई भी एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, 15 लड़कों से एक आदमी जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी उस स्पोर्ट्स के कम से कम 2 स्पोर्ट्स पर्सन, कम से कम 2 से ज्यादा हो सकते हैं, मगर कम से कम 2 स्पोर्ट्स पर्सन जिनकी आउटस्टैंडिंग मेरिट हो उस खेल में, ऐसे लोगों को आपको एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेना होगा, और कम से कम 4 महिलाओं को शामिल करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 चीजें होंगी, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड जिसकी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है, अगर इनको शामिल किया जाएगा और ये आउटस्टैंडिंग मेरिट के आदमी है, मतलब दे नो देयर बिजनेस, उन्होंने अपने उस फील्ड में, उस स्पोर्ट्स में कुछ अग्रणी काम किया होगा, तब इनको लिया गया। तो उसके चलते स्पोर्ट्स के प्रचार से रिलेटेड, स्पोर्ट्स को के बढ़ावे या उसकी प्रोग्रेस से रिलेटेड जो भी आपके काम है वो ज्यादा बेहतर तरह से लिए जा सकते हैं। और अगर उसमें 4 महिलाएं शामिल होंगी, वो भी कोशिश ये रहेगी कि अगर वो प्लेयर हो तो ज्यादा बेहतर है। तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो भी होगा, और वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है उसको भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ज्यादा हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव कमेटी इसके चलते अकाउंटेबल होगी, और ये पूरे के पूरे स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है, पूरे स्पोर्ट्स के लिए बेहतर है, स्पोर्ट्स गवर्नेंस के लिए जो है बेहतर। देन एक नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी का प्रावधान किया गया। नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी विल हैव ओवरराइडिंग पावर्स टू ग्रांट और सस्पेंड रिकॉग्निशन टू अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक जो आपका स्पोर्ट्स है उसका एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाया जाता है।
अभी जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया जाएगा, ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के पास में ओवरराइडिंग पावर है कि किसी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को आपने रिकॉग्निशन देना है या नहीं देना, और अगर रिकॉग्निशन दे रखा है वो ढंग से काम नहीं कर रहा तो फिर उसके रिकॉग्निशन को आपको सस्पेंड करना है। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट on the recommendations of a search cum select committee which would have cabinet secretary और secretary sports as chairman। तो अब ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है, जो इन सारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस ये ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनको मान्यता देनी है या इनको रद्द करना है, सारी चीजें देखने का जो काम करेगा, इसके लिए चेयरमैन और इसके पूरे बोर्ड के मेंबर्स को अपॉइंट करना है। ये अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और अपनी मनमर्जी से किसी को भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते। इसमें भी एक सर्च कम सेलेक्ट कमेटी बनाई जाएगी, वो कुछ आपको नाम देंगे और उनमें से फिर जो है आपको किसी को इलेक्ट करना होगा। और उस सर्च कम सेलेक्ट कमेटी में या तो कम से कम कैबिनेट सेक्रेटरी बैठेगा या सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो चेयरपर्सन के तौर पे बैठेगा। वो इन चेयरमैन और मेंबर्स के नाम फिर जो है डिसाइड करेगा, फिर वो केंद्र सरकार के पास जाएंगे और केंद्र सरकार फिर उनमें से जो है किसी को आपका चेयरमैन या मेंबर के तौर पर इस नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का अपॉइंट करेगी। देन आ जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन स्पोर्ट्स बॉडीज में चेयरमैनशिप को लेके, प्रेसिडेंटशिप को लेके, चुनावों की धांधली को लेके, फलानी ढिकानी बातों को लेकर कोई ना कोई केसेस चलते रहते हैं और ये सालों से पेंडिंग है। अब उसके चलते बोर्ड जो है, बोर्ड पे जो भी आदमी बैठा हुआ है वो या तो केस लड़ ले या फिर वो अब बोर्ड चला ले। तो इन सारी चीजों को डील करने के लिए एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाया गया। अब इस नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल की खासियत ये रहेगी कि इसके पास में एक सिविल कोर्ट की जितनी पावर होगी, इसमें एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स बैठाए जाएंगे और ये सारे के सारे लोग, चेयरपर्सन और ये दो मेंबर्स हैं, या तो वो सिटिंग जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, या रिटायर्ड जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, या फिर हाई कोर्ट का कोई एक चीफ जस्टिस होगा। कम से कम इस तरीके कैपेबिलिटी के लोगों को जो है बैठाया जाएगा। ये लोग स्पोर्ट्स फेडरेशन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनके केसेस को डायरेक्टली सुनेंगे एंड इनका जो भी फिर निर्णय आएगा उसको अगर आपने चैलेंज करना है तो सीधे सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा एंड अगर आप नहीं जाना चाहते तो फिर आपको मानना पड़ेगा। तो वो जो तारीख पे तारीख और लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का जो एक पूरा सालों तक का खेल था जिसमें मुकदमे चलते रहते थे, आदमी गुजर जाता था बट रिजल्ट नहीं आता था, मुकदमे का वर्डिक्ट ही नहीं आता था, वो सारी की सारी चीज यहाँ पे खत्म हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर रहेंगे, एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स। या तो ये सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जजेस होंगे या फिर किसी एक हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस जो है, मिनिमम इनमें से एक आदमी रहेगा ही रहेगा। इनके जो भी स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल से रिलेटेड फैसले, स्पोर्ट्स की फेडरेशन या इनसे रिलेटेड कोई भी मुकदमा इनके पास में आएगा और इनका जो भी फैसला है या तो मानो, नहीं मानना तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाके चैलेंज करो और वहां पे फिर जो भी फैसला आएगा वो तो फिर मानना पड़ेगा ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इस नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के चलते हो जाएंगी। देन आता है नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल। एक नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल जो है, जितने भी आपके स्पोर्ट्स के रिलेटेड बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं, जिसमें चाहे प्रेसिडेंट का हो, डिप्यूटी का हो, किसी का भी हो, इनके इलेक्शंस को कराने के लिए ये नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल बनाया जा रहा है। ये जो पैनल रहेगा इसमें जो मेंबर्स होंगे या तो वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, रिटायर्ड मेंबर्स होंगे या स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। इनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि स्पोर्ट्स बॉडीज के इलेक्शंस करवाएं प्लस फ्री एंड फेयर तरीके से इनके इलेक्शंस वगैरह को करवाया जाए। फिर वही बात कि यहाँ पे अगर इलेक्शन डिस्प्यूट हो गया तो उसके लिए पहले से बनने बना रखा है नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, यहाँ पर जाओ, यहाँ पे जो मुकदमे का फैसला आएगा उसको या तो मानो, नहीं तो फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ और उसको फिर आपको फैसला मानना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि 2005 का आपका इलेक्शन था और डिस्प्यूट 2025 में सॉल्व हो रहा है। एक आध साल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 4-6 महीनों में, एक आध साल के अंदर अंदर आपका निपटारण हो जाएगा और जल्दी फिर जो है आप कोई काम कर सकते हो। तो नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल है एंड देन आरटीआई जो है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। जितनी भी आपकी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडीज हैं जो गवर्नमेंट फंडिंग लेती हैं और या सपोर्ट वगैरह लेती हैं, वो सब की सब आरटीआई एक्ट 2025 के अंदर में आएंगी विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्सरसाइज ऑफ फंक्शंस, ड्यूटीज एंड पावर्स। तो आपने जो आपके फंक्शंस हैं उनकी एक्सरसाइज को लेकर, जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको लेकर या पावर्स को लेकर कोई भी अगर आप काम कर रहे हो एक स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी के तौर पर, आप फंडिंग लेते हो सरकार से या सारी चीज़ें, तो सबको आरटीआई एक्ट के तहत में आना पड़ेगा और आरटीआई के तहत में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बीसीसीआई जैसी बॉडीज जो किसी तरीके का कोई जवाब ही नहीं देती, किसी को एंटरटेन ही नहीं करती, इस तरीके से इनके जो पर हैं वो काटने का काम यहाँ पे किया जाएगा। एंड लास्ट की सरकार के पास में अल्टीमेटली डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, सरकार सर्वोच्च रखी गई है इन सारी चीज़ों में। इसमें यह बोला गया है कि एनी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द वर्ड इंडिया, इंडियन, नेशनल और एनी नेशनल इंसिग्निया और सिंबल्स विल हैव टू ऑब्टेन एन एनओसी फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने नाम में इंडिया इस्तेमाल करना चाह रही है, कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो अपने नाम में इंडिया इस्तेमाल करती है, इंडियन इस्तेमाल करती है, नेशनल इस्तेमाल करती है, या अपने किसी नेशनल इंसिग्निया या सिंबल का इस्तेमाल करती है, अशोक चक्र वगैरह या ट्राई कलर, इन सब का, उनको सरकार से पहले एनओसी लेना पड़ेगी, तभी वो इन सारे शब्दों का या चिन्हों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सरकार के पास में ये डिस्क्रिशनरी पावर रहेगा कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो इन बिल्स के किसी भी प्रोविजन को जो है या तो इन्फोर्स करवाएं अगर फॉलो नहीं हो रहा हो, और अगर
कहीं पे वो चाहें तो उसको फोरगो भी कर सकते हैं, उसमें वो रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं। कुड हैव एनी डिस्क्रिशन टू द बॉडीज फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द बिल। तो ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बिल आया है, इसके प्रोविजंस को लागू करवाने के लिए सरकार किसी भी तरीके का कोई निर्णय जो है इन बॉडीज को दे सकती है, आदेश दे सकती है, उनको मानना पड़ेगा। एंड लास्टली अगर वो चाहें तो इसमें से किसी प्रोविजन के एप्लीकेशन में रिलैक्सेशन भी दे सकती हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि इससे खेल का भला होगा या परिस्थितियों के हिसाब से ये काम किया जाना चाहिए। ये सारे के सारे कुछ जो है गवर्नमेंट के डिस्क्रिशनरी पावर्स दिए गए हैं और इस सब की मदद से भारत में खेलों की स्थिति को सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो ये अपना पूरा का पूरा समाचार हो गया। अब एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, सवाल कौन कौन से बनेंगे। तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जो है इसको पास किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि जो आपका स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जा सके और उसका पूरा ओवरहॉल या रिवैम्प इसकी मदद से किया जाएगा। देन भारत में अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी के प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, सेक्रेटरी बनना चाहते हो, ट्रेजरर बनना चाहते हो, मैक्सिमम कितनी एज तक बन सकते हो? 70 साल तक। कितनी बार इलेक्शन, कितने टर्म्स तक के लिए बन सकते हो? 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए। और मैक्सिमम टेनर कितना हो सकता है आपका? मैक्स टू मैक्स सारे टर्म्स को मिला के 12 साल तक के लिए। देन एग्जीक्यूटिव कमेटी किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी की बनाई जाएगी तो उसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 15 मेंबर्स, और इसमें भी कम से कम 2 मेंबर उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड होने चाहिए जिसकी आप बॉडी बना रहे हो, और कम से कम 4 महिलाएं उसमें आपको शामिल करनी ही करनी है। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या काम रहेगा? इसका काम रहेगा कि किसी भी आपके नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को या तो आपका रिकॉग्निशन ग्रांट करना या फिर इनकी रिकॉग्निशन को सस्पेंड करना। अपॉइंट कौन करेगा इसमें? एक चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट कौन करेगा? जवाब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। देन एक स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाया गया है। स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल को कितनी पावर दी गई है? इसको पावर दी गई है एक सिविल कोर्ट की, एंड इसमें एक चेयरपर्सन और 2 अदर मेंबर्स रहेंगे जो या तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जजेस होंगे, और कम से कम एक जो है एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। इनके ऑर्डर्स जो है ट्रिब्यूनल के वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगे, और इस तरीके से स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी विवाद होता है तो जल्दी से जल्दी उसको सुलझाया जा सकेगा। देन नेशनल स्पोर्ट्स का इलेक्शन पैनल, इस पर तो शायद ही कुछ है। सारे के सारे स्पोर्ट्स बोर्ड्स को आरटीआई के अंदर में लाया जा रहा है, और सरकार के पास में अल्टीमेटली सुप्रीम पावर है किसी भी बॉडी को लेकर, अगर वो इंडियन नेशनल वर्ड्स यूज करती है या नेशनल इंसिग्निया या सिंबल्स का इस्तेमाल करती है। सरकार से एनओसी के बिना ये सारा काम नहीं किया जा सकता। सरकार चाहे तो आपको किसी भी तरीके का निर्देश दे सकती है विथ रिस्पेक्ट टू द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द बिल, मानना पड़ेगा आपको, और अगर चाहे तो इसमें कुछ रिलैक्सेशंस भी दे सकती है, वो सरकार की मर्जी है। तो ये अपना पूरा बिल हो गया। मेरा दिल कहता है इसमें से कुछ ना कुछ यूपीएससी जरूर पूछेगी, और बाकी एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से प्रिपेयर करना है, बढ़िया तरह से इसको तगड़ा तैयार करना है। यहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे, हाई चांसेस है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 14 अगस्त 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।